नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप सामने क्या देख रहे हैं या देख रही हैं? बहुत दूर एक मंदिर का शिखर, और थोड़ा पास आएं तो कुछ पेड़, कुछ लोग जो शायद ध्यान कर रहे हैं या क्रीड़ा कर रहे हैं या तरह तरह से मन बहलाव कर रहे हैं, घास का मैदान। और यदि सूक्ष्मता में जाएं तो कुछ छोटे मोटे जीव जंतु, पक्षी या कीड़े मकोड़े। क्या आप इसे एक दृश्य या एक बिंब कहना चाहेंगे या चाहेंगी? हमें लगता है कि जिन चीज़ों का एक एक करके नाम लिया गया वे अपने आप में एक एक दृश्य हैं, और इन सब का एक संश्लिष्ट रूप भी एक दृश्य बनाता है। आप जब आंखें खोलते हैं या खोलती हैं तो सामने एक जो दृश्य की अनुभूति होती है वह एक संश्लिष्ट रूप में होती है। इसी संदर्भ में ज़रूरत पड़ती है कल्पना शक्ति की। जो बिखरे हुए छोटे छोटे दृश्य हैं, छोटे छोटे बिंब हैं, उनको एक सूत्र में समेटकर हमारी कल्पना शक्ति उनसे हमारा मानस प्रत्यक्ष कराती है, जिसे हम दृश्य कहते हैं। पारिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं कि समस्त जागतिक प्रपंचों को संश्लिष्ट कर दृश्य रूप में अनुभूत कराने वाली शक्ति को कल्पना शक्ति कहते हैं। एक बार हम फिर बिंब पर लौटें। पिछले एक वीडियो में नागार्जुन की एक दो कविताएं उद्धृत कर बिंब से जुड़ी कुछ बातें मैंने आपसे साझा की थी। आज उसी की निरंतरता में हम कुछ अन्य बातों पर चर्चा करें। बिंब के बारे में जैसा कि बताया गया था, बिंब एक मानस चित्र है जो इंद्रियानुभूति के आधार पर कल्पना का सहारा लेकर शब्दों के माध्यम से खड़ा किया जाता है। और इस इंद्रियानुभूति के पंचधा यानी 5 प्रकार के स्वरूप के आधार पर बिंब की भी 5 कोटियाँ हमने विवेचित की थी। उसी संदर्भ में यह बात आई थी कि कुछ कवि लघु बिंबों के कवि होते हैं, जैसे प्रगतिशील धारा के कवि। नागार्जुन को भी उसमें ले सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को भी ले सकते हैं। वैसे नागार्जुन के पास दूसरे प्रकार के भी बिंब हैं। तो कुछ लघु बिंब होते हैं और कुछ विराट बिंब, बड़े फलक वाले बिंब। जैसे हिंदी के छायावाद के महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रद्धा सर्ग की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। आप इस पर विचार करें। संस्कृति यानी सृष्टि, जल निधि यानी समुद्र, सृष्टि समुद्र की तरंगों से फेंकी हुई एक मणि की तरह कौन हो तुम। यह आती हुई श्रद्धा बोल रही है मनु के लिए। इतना विराट फलक सृष्टि को एक जल निधि के रूप में रूपायित किया गया है। कालिदास ने कुमार संभवम का प्रारंभ इन पंक्तियों से किया है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य, स्थितः पृथिव्यामिव मानदंड। आशय यह है कि हिमालय, पूर्व समुद्र
और पश्चिम समुद्र रूपी तराजू के दो पलड़ों को संभाले हुए एक मानदंड है, यानी तराजू की दंडी के रूप में हिमालय की कल्पना कालिदास ने की है। तो प्रसाद जी को लें या कालिदास को, दोनों विराट बिंबों को साधने में सिद्धहस्त रचनाकार हैं। ये बिंब व्यापक भौगोलिक या मानसिक भूगोल की दुनिया में हमें अनुभूति कराते हैं। हिमालय को ही एक तराजू की दंडी के रूप में रूपायित किया कालिदास ने, और प्रसाद जी ने सृष्टि को ही एक जल निधि के रूप में रख के मनु को तीर तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के रूप में ढालकर प्रस्तुत किया। ये विराट बिंब हैं। और कालिदास और प्रसाद की जब एक साथ स्थिति यहाँ हो चुकी है तो एक बात कहना मैं मुनासिब समझूंगा। छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक देवराज ने एक प्रसंग में कहा है कि दोनों बिंबों के बहुत बड़े रचनाकार हैं, लेकिन अंतर यह है कि कालिदास यदि 4 बिंब बनाते हैं तो चारों के चारों बड़े सटीक बनते हैं, बेजोड़ बनते हैं। वहाँ प्रसाद के 2 बिंब बहुत बेजोड़ बन पाते हैं, 2 बिंब उतने बेजोड़ नहीं बन पाते या कुछ हद तक कमज़ोर भी बन जाते हैं। तो विराट बिंबों से हम फिर लघु बिंबों की ओर यात्रा करें। जैसा कि कहा गया, प्रगतिशील कविता के रचनाकार प्रायः लघु चित्रण करते हैं। जैसे कहीं धूप का प्रभाव किसी खास वस्तु पर, खास जगह पर कैसे पड़ रहा है, कहीं कोई पक्षी कैसे पानी पी रहा है, कहीं कोई एक खास नदी है वो कैसे बह रही है और उस नदी का प्रभाव मनुष्य पर कैसे पड़ रहा है, या उस नदी में कैसे कोई स्नान कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे चित्र खींचने में उनकी रुचि होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि विराट बिंब वाले कवि ही बहुत बड़े कवि होते हैं और लघु बिंब वाले कवि छोटे कवि होते हैं, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के बिंब बन सकते हैं, विराट बिंब और लघु बिंब, और कदाचित अच्छी कविता या अच्छा रचनाकार दोनों के समन्वय में स्थित होता है। तो एक उदाहरण से मैं लघु बिंब को समझाने का प्रयास करता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियाँ, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बिटिया की तरह मगन है। अब देखिए धूप का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है। धूप इस तरह से उमगती हुई दिखाई देती है केदारनाथ अग्रवाल को जैसे मैके में आई हुई बिटिया। छोटा सा परिवेश है, छोटा सा बिंब है, यह लघु बिंब है। उसी प्रकार से नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद कविता, जिसका पिछले वीडियो में उदाहरण था, उसमें कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो उसे याद करें। ये छोटे छोटे बिंब हैं, जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को समेटते हैं और जीवन जगत के छोटे से परिवेश को ये शब्दबद्ध करते हैं। तो छोटे बिंब और विराट बिंब या बड़े बिंब दोनों को लेकर कोई बड़ा रचनाकार चलता है, लेकिन कुछ की खासियत होती है कि बड़े बिंबों को रचने में ज़्यादा वो मशहूर होते हैं। बड़े बिंबों के रचने में हिंदी के छायावादी कवि निराला भी बड़े मशहूर हैं, महादेवी भी बहुत मशहूर रचनाकार रही हैं। तो बिंब के माध्यम से सिर्फ यह कहकर यह वीडियो में समाप्त करना चाहता हूँ कि जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेतित किया था कविता क्या है नामक लंबे आलेख में, कि काव्य में अर्थ ग्रहण नहीं होता बल्कि बिंब ग्रहण होता है। यानी कविता रचने के लिए बिंब की निर्मिति आवश्यक है। भाषा में कविता नहीं रची जाती, भाषा का उपयोग सिर्फ सटीक सार्थक बिंब रचने में है, और बिंबों से ही कोई अनुभूति, किसी प्रकार की इंद्रिय अनुभूति हो, उसे साकार किया जाता है। तो अच्छा कवि शायद वह है जो सबसे अधिक सटीक बिंब रचे, और ये बिंब
5 प्रकार की इंद्रिय अनुभूति के आधार पर 5 प्रकार के माने जाते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो इस पर आधारित 5 प्रकार के बिंब होते हैं। पिछले वीडियो में इस पर बातें हो चुकी हैं। तो आज इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय को लेकर किसी नए वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।